नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। रतालू की खेती अपने राज्य के दक्षिणी भाग में की जाती है और जिन किसानों ने रतालू की फसल लगा रखी है वो किसान इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के विषय विशेषज्ञ पुष्पेंद्र सिंह। वैसे तो ये जो आपको रतालू दिख रहा है इसकी बुआई हमने जून के माह में कर दी थी और अभी इसमें कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं जिनका किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। फसल छोटी होती है, 3 से 4 महीने की होती है, जिसमें खरपतवार जो है उसका नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। खरपतवार लगभग 90% को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए किसी खुरपी के द्वारा करते हैं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने रतालू की फसल लगाई है उनके फसल की अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में आइए जानते हैं। बात करें हम अन्य की, जैसे सिंचाई है, इसको थोड़ी सी अधिक नमी की आवश्यकता है और गर्मियों के अंदर इसमें लगभग 7 से 8 दिन की सिंचाई अंतराल पे करनी चाहिए और सर्दियों में जो अंतराल है थोड़ा सा अधिक होता है और लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। खासकर इसमें सिंचाई में नमी की जो मात्रा है उसका खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो रतालू है इसको सहारा देना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रणाली में इसको स्टेकिंग के नाम से जाना जाता है। जो ये फसल होती है रतालू की लगभग 12 से 15 फीट की इसकी लंबाई होती है। एक बम्बू पे लगभग अपन 4 से जो 5 या 6 शाखाओं को अपन सहारा दे सकते हैं। अत्यधिक बैलों को इस पे नहीं लटकाना चाहिए, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दिक्कत आती है। 12 फीट का कम से कम अपने को तना जो है, बम्बू जो है, आपको बांस का दिख रहा होगा, बांस का ये जो ऐसे आपको सहारा देना पड़ेगा। रतालू की फसल को स्केल और दीमक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी क्षति होगी। तो इसे नियंत्रित करने के लिए किसान कौन सी दवा ले और कितनी मात्रा में घोलकर छिड़काव करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। कीट की अपन बात करें तो इसमें स्केल नामक कीट बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो स्केल है, ये कीट है, ये एक तो पौधे के तने एवं जो उसका जो कंद है दोनों में नुकसान पहुंचाता है। तो दूसरी बात, ये जो खेत और जहां अपन रतालू का भंडारण करते हैं वहां दोनों जगह ये क्षति पहुंचाता है। खासकर ये अधिक तापमान, जो अधिक आर्द्रता है, उसी स्थिति में इसका जो फैलाव होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसके बचाव के लिए जो इसमें कीटनाशी है उसका नाम है प्रोफेनोफोस। 1 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें पानी में घोल के इसमें लगभग अपने 15 दिन के या 10 दिन के अंतराल से छिड़काव करना चाहिए। इसमें एक समस्या ये आती है कि अगर इसके अंदर नीचे अगर दीमक लग जाता है तो अपन बार बार इसके अंदर हमें क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना चाहिए, अन्यथा इसमें दीमक के प्रभाव से जो बांस है वो हमें उसमें गलने या उसे नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, आज के समय में रतालू की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। तो रतालू की फसल में लगने वाले रोगों को किसान कैसे पहचाने और इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें एक रोग लगता है जिसका नाम है एंथ्रेक्नोज। ये सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी है इसमें, और जहाँ जहाँ रतालू खेती होती है वहाँ ये रोग बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसका जो लक्षण होते हैं, शुरुआती तौर पे इसमें पीले कलर के या भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे आकार में बढ़ने लग जाते हैं और लास्ट में जब वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करता है तो पूरी की पूरी पत्तियां हैं जो पौधे की झड़ जाती है और अंत में पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो किसान भाइयों, पहली बात तो इसे बचने के लिए जब भी अगर आप लगा रहे हैं, जिसकी बुआई करते हैं समय, उसे में हमें ध्यान रखना चाहिए। जो अपन इसका कंद लगाते हैं उसको लगाने से पूर्व कवकनाशी से उसे उपचारित करना चाहिए और बाद में उसको लगातार लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल से इसका छिड़काव करता रहना चाहिए। जो दूसरा रोग है इसके अंदर, उसे अपन बोलते हैं लीफ स्पॉट नाम का एक रोग है। इसमें भूरे काले रंग के धब्बे होते हैं, उसी के अंदर भी पत्तियां पीली व मुरझा जाती है, सूख जाती हैं। इसके अंदर अपने को कार्बेंडाजिम जो है, मैनकोजेब है, इनके जो कवकनाशी है इनका छिड़काव करना चाहिए। रतालू लगभग 9 से 10 महीने की क्रॉप है। बात करते हैं कि ये पकने का समय लगभग 9 से 10 महीने में ये पक के तैयार हो जाती है। इसके जब पकने पे ये पत्तियां हैं ये पीली पड़ के सूख जाती है। तो इसकी खुदाई करने से पहले ये ध्यान रखें कि जितनी भी इसकी शाखाएं हैं, लताएं, उनको काट कर अलग कर देनी चाहिए और जब इसकी खुदाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए इसी कंद को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का अगर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो लगभग 9 से 10 माह बाद में 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उपज मिल सकती है। देखिए, किसान भाइयों के लिए इस समय सामयिक में लाभ लेने के लिए खेती बाड़ी के लिए नाना प्रकार के जो है कृषि यंत्र ईजाद किए गए हैं, जिनका भरपूर किसान भाई को मैं सलाह दे रहा हूं कि अगर वो जानकारी रख करके प्रयोग करें तो उनसे बड़ी अच्छी खेती करेंगे।
पहले तो ये बता दें कि हर फसल का एक उचित समय बुआई का होता है। तो ये रबी का सीजन जो है चल रहा है। और उर्वरक का, जैसे उर्वरक इसमें है, जीरो टिल मशीन से बोते समय ये विशेष किसान भाइयों को ख्याल करना पड़ेगा कि सिर्फ दानेदार उर्वरक में डाई या एनपीके, अगर डाई जिस भी रंग की हो, डाई में समय से बुवाई करते समय 130 किलोग्राम डाई प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक बॉक्स में जीरो टिल मशीन के ऊपर भर करके बुवाई लाइन में करेंगे। अगर डाई नहीं मिलता है तो डाई की जगह फिर ऑप्शन में ये एनपीके है, जैसे 12-32-16 का 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके का हम प्रयोग करेंगे बुवाई के लिए मशीन बॉक्स में भर करके। अगर एनपीके की प्रयोग में करके बुवाई करते हैं तो फसल में प्रथम सिंचाई पर 100 किलोग्राम यूरिया का प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करते हैं। और दूसरी, जब कल्ला निकलता है, जब टिलरिंग होता है, तो 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके के केस में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। ये उर्वरक का डोज है। किसान भाइयों, अब बात आती है गेहूं की बुआई हेतु उन्नतशील प्रजातियों की। तो आप इसकी बुआई हेतु उन्नत किस्मों जैसे PBW 590, HD 2967, PBW 502, PBW 550, DBW 17 आदि अथवा अधिक पैदावार देने वाली किसी क्षेत्रीय किस्म के प्रमाणित बीज का ही चयन कर बुआई करें। तो समय से गेहूं की बुआई के लिए अगर लाइन में करते हैं बुआई जीरो टिल मशीन से, तो ये मात्रा जो है 100 केजी प्रति हेक्टेयर लगेगा। किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई के लिए घर का बीज प्रयोग में लाना चाहते हैं तो बीज के अच्छे जमाव तथा बाद में फसल को रोगों से बचाने हेतु बीज को बोने से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके उपरांत ही आप जीरो टिलेज मशीन की सहायता से पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 से 23 सेंटीमीटर रखते हुए बीजों की बुआई करें। तो इससे क्या होता है मशीन से बुआई में कि हमारा जो है 20 से 25% बीज और उर्वरक दर जो है वो हमारा बचता है, बीज उर्वरक, और इससे जो है लागत में बचत होता है। और बिल्कुल लाइन में बुआई होता है जिसकी की दूरी निर्धारित होती है, कतार से कतार की दूरी नियत होती है। जीरो टिल मशीन से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इसका जमाव जल्दी हो जाता है 3 दिन में, और उर्वरक और बीज कंट्रोल रेट में गिरता है। उचित गहराई, जितना अनाज की बुवाई 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर की जानी चाहिए, उतनी गहराई पर बुवाई संभव होता है। इसमें बीज के बिल्कुल पास में पहले उर्वरक गिरेगा, उसी के तुरंत पीछे बीज गिरेगा। इस प्रकार से पूरे क्षेत्रफल में इस जीरो टिल मशीन से बुआई करने पर खेत में विद्यमान पोषक तत्व और जो भी उर्वरक इसमें डालते हैं वो पूरे के पूरे क्षेत्रफल में हर दाना जो है बीज का वो पूरा खुराक समयानुसार अपना ग्रहण कर लेता है और पूरे क्षेत्रफल की फसल जो है बहुत ही अच्छी होती है, हरी भरी होती है। और उसमें जो पैदावार होता है उसमें तकरीबन 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर में इजाफा होता है, जबकि परंपरागत में उसमें उत्पादन जो है इससे कम ही होता है। जो खेती बाड़ी के लिए कृषि यंत्र बने हुए हैं, इजाद हुए हैं, जिनसे खेती आसान हो जाती है, अच्छी खेती होती है, इस पर हमारी सरकार जो है और भारत सरकार का बहुत अधिक किसान भाइयों के लिए अनुदान है, जिसके तहत किसान भाई लेकर के उसका प्रयोग करें। इसकी कीमत जो है तकरीबन 30-32 हज़ार रुपया है। और ये जीरो टिल मशीन जो है पूरे हमारे देश में चारों तरफ जो है किसान भाइयों के लिए सरकार द्वारा जो है ये सुविधा जो है उसकी छूट के तहत अनुमान कराया जाता है, बशर्ते कि अब नया प्रणाली हमारे छूट सब्सिडी उसी किसान को किसी भी यंत्र पर मिलेगा जो कि कृषि विभाग से रजिस्टर्ड हों। पंजीकरण जरूरी है और पंजीकरण के बाद पूरा पैसा दे के किसान भाई मार्केट से या कहीं से भी खरीद सकते हैं। जो जिस जनपद का किसान है कृषक, उसी जनपद का वो पात्र होता है, तो उसी जनपद से किसी रजिस्टर्ड दुकान से वो जहाँ GST बिल वगैरह अब तो चलने लगा है तो वहाँ से वो खरीद सकता है। उसकी पक्की रसीद लगा करके और अपना ID प्रूफ, बैंक पासबुक की प्रथम पेज की फोटो कॉपी और अपने नाम की 6 महीना के अंदर की खतौनी और उस जीरो
टिल मशीन की फोटोकॉपी 2 फोटो खिंचा करके खरीदते समय वो कृषि विभाग में जमा कर देंगे। इसके बाद जो है उनका जो छूट का आधा पैसा है मशीन का, वो सीधा उनके खाते में ऑनलाइन कृषि विभाग द्वारा भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जीरो टिल मशीन से काफी लाभ है। अपने प्रदेश में मरुस्थल और असिंचित क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ पशुपालन पर काफी जोर दिया जाता है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आहार हेतु कम पानी में उगने वाली चारे की फसलें उगाई जाएं, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है, जिस पर अपने अनुभव बता रहे हैं गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव। सभी किसान भाइयों, जो आज के जमाने में हरे चारे की जो मुख्यतः समस्या है और पशुओं को हरे चारे के लिए जो भटकना पड़ रहा है, उस विधि में मैं आपको एक नेफेर घास की विधि आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पशुपालकों के सामने एक मुख्य समस्या पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की होती है और इस समस्या का सबसे अच्छा विकल्प के रूप में नेपियर घास है। इसकी एक बार बुआई करके 5 साल तक उत्पादन ले सकते हैं। सामान्य चारे के मुकाबले इसमें आधी लागत आती है और उत्पादन दुगना मिलता है। ये पशुओं के लिए ज्यादा पौष्टिक भी होता है। खास बात यह है कि ये अपने प्रदेश के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये नेफेर बिल्कुल हरी घास, पूरे 12 महीने रहने वाली घास है और इसके लिए आपको एक बार रुपाई करने के बाद में 3 से 4 साल आप लगातार इसकी फसल ले सकते हैं। पशुओं को निरंतर आप हरा चारा दे सकते हैं और इसके लिए आपको बीज और बुआई का खर्चा भी बहुत ही कम है। नेपियर घास लगाने से पूर्व किसानों को इसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो कि इस प्रकार है: पूसा ज्वाइंट, पूसा नेपियर घास 2, संकर नेपियर घास, BNH 10, गो 5, फूले जयवंत, BNH 233 इत्यादि। इन्हें लगाकर किसान अधिक हरा चारा पा सकते हैं। नेफेर को लगाने के लिए आपको ज्यादा बीज का खर्चा भी नहीं होता है। नेफेर की जो तना है उसी के टुकड़ों करके उसको चौपते हैं। हरे चारे के उत्पादन में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 60 किलो यूरिया, 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जिसमें गोबर की खाद एवं फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय खेत में मिला देते हैं। यूरिया को कई बार फसल की कटाई के बाद सिंचाई उपरांत खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। ऐसा है कि आप एक बार शुरू में थोड़ी सी एक तने का 7 या 8 टुकड़े करके और उसको जमीन में गाड़ देंगे तो उसकी जो जड़ें फूटेंगी, वो जड़ें आपको लगातार फसल देती रहेंगी और लगातार आपको 12 महीने तक हरा चारा मिलता रहेगा। तो एक बार जब मिट्टी में आप थोड़ी सी बुआई करके उसमें खाद डाल करके और उसके तने के टुकड़े कर करके आप लगा देते हैं, तो उसको बहुत कम पानी में 10 से 15 रोज में एक बार आपको हल्का सा पानी देना पड़ेगा और उसमें इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 फीट तक चली जाती है और उसको काट करके और मशीन से उसकी कुट्टी छोटे छोटे तने काट करके और पशुओं को खिलाया जा सकता है। इस घास से पशु को निरंतर पौष्टिकता मिलती रहती है, दूध की उसकी कमी नहीं होती है। गर्मियों में जिस तरीके की जो पशु को जो समस्या आती है गर्मी की, वो नहीं रहेगी। और इसके साथ ही आप ये देखना चाहेंगे कि आपकी जो बुआई की जो बार बार लागत और होती है उसमें पूरी बचत होती है, क्योंकि एक बार फसल लगाने के बाद में आप 4 साल तक लगाए रखते थे। दूसरी बचत इसकी सबसे मोटी ये है कि आप जितना भी फसल लेंगे उसमें पानी बहुत ही कम लगेगा। ये हरा चारा इस तरीके का है कि इस क्यारी में एक बार पानी देने के बाद में काफ़ी दिन और बहुत ही कम पानी में आपकी ये फसल तैयार होती है। और किसान भाइयों, आपको जैसा कि ये देखने को मिल रहा है, इस चारे की लंबाई भी बहुत अच्छी होती है। इस चारे को एक बार काटते हो तो लगभग 3 बार जब आप फसल लेते हैं उतना एक बार के साथ में ही ये फसल दे देता है। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: कम पानी में तेजी से पैदावार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि मैं पिछले 2 साल से ये फसल लगा रखी है और लगातार मेरी गायों को और भैंसों को इस चारे की उत्पादकता बनी रहती है।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुरला, जिला नागौर के कृषक संजय कुमार ने। यह अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम और बचाव उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें एक रोग है उकठा, या जिसको विल्ट कहते हैं। ये फफूंद जनित रोग है और इसकी इतनी बड़ी समस्या है अमरूद उत्पादन में कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है। उत्तर भारत में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहीं कहीं तो 80% पौधे तक विल्ट या उकठा से प्रभावित हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, पौधों में पहले पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं, फिर बाद में सूख जाता है और ये भी हो सकता है कि पूरा पौधा ना सूख के एक डाली सूख जाए और एक डाली हरी रहे। तो इसमें अंततः पूरा पौधा सूख जाएगा। ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी हो, लेकिन ये जो फफूंद जनित रोग है यह मुख्य रूप से पानी का शोषण रोक देता है, जिससे पौधे पानी की कमी जैसा दिखाई दे के सूख जाता है। तो इसके बचने के लिए शुरू से लगाने से पहले ही ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मिट्टी को अगर गड्ढा जो खोद रहे हैं उसको 2 हफ्ता पहले खोद के उसको फार्मलिन से उपचारित कर दें, गड्ढे की मिट्टी को और गड्ढे को, और पॉलीथीन शीट से ढक दें जिससे कि रोगजनक मर जाए। इसके बाद आप जब लगा दिए पौधे तो उसमें मृदा को बाविस्टीन के 0.1% घोल से उपचारित कर दें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों की इसमें ट्राइकोडर्मा 25 से 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिला के उसके तना और जड़ के चारों तरफ फैला के मिट्टी में मिला दें, जिससे स्वतः जो है रोग कारक फंजाई को नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक काम और कर सकते हैं कि ये नीम की खली 10 किलोग्राम नीम की खली को लेके उसको पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ और जड़ के एरिया में अच्छे से मिला दें, जिससे कि रोग कारक का नियंत्रण किया जा सके। हमारे जिन किसान भाइयों के अमरूद के बाग में उकठा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो वह रोग ग्रसित टहनियों को काटकर नष्ट कर दें और पौधे के कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगा दें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधे की जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पालेंगे। इन विधियों को अगर अपनाया जाए तो निश्चित तौर से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पशुओं में बाह्य परिजीवियों की समस्या और निदान, फूल गोभी की फसल में जरूरी कार्यों को करें, अधिक उत्पादन पाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।